नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। आज कुछ अंतराल के बाद दोस्तों हमने क्लास अपलोड करी है। बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, व्यस्तता भी काफ़ी थी दोस्तों, जिस कारण से लगातार क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेगुलर इंटरवल पर आपके लिए क्लासेस जरूर लेकर आते रहेंगे। आज भी दोस्तों हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में श्री अरविंदो घोष के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे, भाग है 15। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में श्री अरविंद के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी श्री कृष्णगन घोष थे, जो कि कलकत्ता में दोस्तों एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और पाश्चात्य संस्कृति के बड़े समर्थक थे। कहा जाता है दोस्तों इनके घर में जो नौकर थे वो भी अंग्रेजी में बात किया करते थे, तो ऐसे माहौल में दोस्तों इनका लालन पालन हुआ है। श्री अरविंद घोष की बात करें तो दोस्तों ये योगी थे, दृष्टा थे, दार्शनिक कवि और भारतीय राष्ट्रविद के रूप में दोस्तों बहुत प्रख्यात हुए। सो नोटेड एज अ योगी, सेयर, फिलोसफर, पोएट एंड इंडियस नेशनलिस्ट। इसके बाद इनके दार्शनिक चिंतन की हम बात करें तो दार्शनिक चिंतन में दोस्तों गीता में का इन पे दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभाव था। गीता के तो दोस्तों ये भक्त थे और गीता के कर्म योग और ध्यान योग को इन्होंने साइंटिफिक रूप से भी डिस्क्राइब किया था। और इनका ये मानना था कि दोस्तों योग वह साधन है जिससे कि मानव दिव्य शक्ति की अनुभूति कर सकता है। इसलिए जो अरविंद है, इनकी विचारधारा को दोस्तों सर्वांग योग दर्शन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप 3 भागों में दोस्तों समझ सकते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। हमने इससे पहले भी दोस्तों आपको बताया कि किसी भी दार्शनिक के अगर दर्शन को आपने समझना तो उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स, वही दोस्तों उसको पूरी तरह से डिफाइन करती है। अगर मैं दोस्तों इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की बात करूं तो श्री अरविंद हैं दोस्तों, उन्होंने अपने जो विचार हैं, उन्होंने अपनी व्याख्या, अब उनकी जो व्याख्या है दोस्तों, वो विकास के सिद्धांत के आधार पर की है। जैसे कि मानव का दोस्तों विकास का सिद्धांत होता है, क्रमिक रूप से विकास होता है, उसी आधार पर दोस्तों इन्होंने व्याख्या करी है। इन्होंने माना है कि इसके 7 दोस्तों स्टेप हैं, 7 सोपान आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर मैं 7 स्टेप आपके सामने लिखूंगा, आप इनके आधार पर दोस्तों इसको समझ सकते हैं। इन्होंने माना है कि सबसे पहले आपका द्रव्य आता है, सेकंड आता है प्राण, तीसरा मानस, चौथा अतिमानस, पांचवा आनंद, छठा चित्त एंड 7 आपका आता है सत्य। तो देयर आर 7 सोपान दोस्तों, जिनमें इनको आपने समझना है, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य। तो ये दोस्तों आप इसको समझ लेंगे। तो मनुष्य को अरविंद ने दोस्तों एक तरह से विकसित प्राणी के रूप में लिया है और जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो इन 2 सोपानों को पार करने के बाद होता है, यानी कि मानस रूप में दोस्तों उनका जन्म होता है। इसके बाद अब उसको शिक्षा के द्वारा ही अतिमानस, आनंद, चित्त और सत्य के क्रम में यह स्तर पर जाना होता है। तो जैसे पहले वो अतिमानस की ओर को बढ़ेगा, फिर आनंद की ओर को बढ़ेगा, फिर आनंद से चित्त की ओर को और चित्त से सत्य की ओर को बढ़ना है। और जीवन का दोस्तों इन्होंने अंतिम उद्देश्य आनंद, चित्त और सत्य की प्राप्ति को ही दोस्तों माना है। इस आनंद, चित्त और सत्य की प्राप्ति को ही दोस्तों इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति माना है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किस तरह की है। अब बात करेंगे शैक्षिक चिंतन की। तो इनके दोस्तों शिक्षा संबंधी विचार मुख्य रूप से इनकी 2 पुस्तकों में प्रकट हुए हैं। इनकी 2 पुस्तक, इनका ध्यान रखना दोस्तों आप, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑन एजुकेशन। सो हिज आइडिया रिलेटेड टू एजुकेशन आर मेनली एक्सप्रेस्ड इन हिज 2 बुक्स, नेशनल एजुकेशन या नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ऑन एजुकेशन। ये दोस्तों एजुकेशन से संबंधित इनकी पुस्तक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इनके नजरिए में शिक्षा का क्या संप्रत्यय है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए जैसा दर्शन होता है उसी के आधार पर शिक्षा का भी संप्रत्यय होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो श्री अरविंद हैं वो दार्शनिक के रूप में अधिक विख्यात है और ये चाहते थे कि जो इनके दार्शनिक सिद्धांत है वो मनुष्य के जीवन में भी उतारे जाएं और इसके लिए इन्होंने विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता को एक्सपीरियंस किया। तो इनका ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कथन है, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है। यानी कि एजुकेशन इज द बिल्डिंग ऑफ द पावर
ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, इट इज द इवोकिंग ऑफ नॉलेज, कैरेक्टर एंड कल्चर। तो दोस्तों इस परिभाषा से स्पष्ट है कि श्री अरविंद के नजरिए में शिक्षा वो साधन है या शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो कि शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, मनुष्य का अंतरात्मिक विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे, यानी कि सभी तरह का दोस्तों विकास किया जाना चाहिए। तो इस परिभाषा से दोस्तों साफ साफ पता लगता है मस्तिष्क से यानी कि मानसिक विकास, आत्मा की शक्तियों का विकास यानी कि अंतरात्मिक विकास, साथ ही साथ उसमें नॉलेज, उसका ज्ञान, चरित्र, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सभी दोस्तों इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा की इन्होंने आवश्यकता का अनुभव किया था, क्योंकि जो उस समय पर की व्यवस्था थी शिक्षा की वो उतनी अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने तो दोस्तों शिक्षा योजना भी दोस्तों अपनी तरफ से प्रस्तुत करी थी। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इनकी शिक्षा के उद्देश्य। देखिए शिक्षा के उद्देश्य जैसा कि आदमी का दर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग भी शिक्षा के उद्देश्य वही होते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य से अर्थ क्या होना चाहिए कि जो इन्होंने मानव के विकास की क्रमिक रूप से व्याख्या की है, उन क्रमिक रूप को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने क्या माना कि भाई मानव मानस रूप में पैदा होता है या उस विकसित अवस्था में पैदा होता है, उसके बाद उसे अति मानस चाहिए होता है, फिर आनंद की प्राप्ति है ना, उसके बाद उसको चित्त की प्राप्ति, उसके बाद की प्राप्ति। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए वही एजुकेशन के उद्देश्य में होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मानव को मानस अवस्था से लेकिन आगे की अवस्थाओं में ले जाए। तो कैसे कैसे वो प्राप्त होगा, ये दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने बनाए। तो शिक्षा के उद्देश्य वही होने चाहिए। सबसे पहले मानव का क्या होना चाहिए, भौतिक विकास होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले मनुष्य को अपना फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आगे जाके क्या प्राप्त करना है, चित्त की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है। तो वो कैसे प्राप्त करेगा, जब उसका शारीरिक विकास होगा। स्वस्थ शरीर के संग ही वो इसको प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान है, उससे सीखना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना, उसको सीखना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो स्टार्टिंग के जो हमने जैसे पढ़े थे कि भैया द्रव्य एवं प्राणी, हमने समझा ना। तो द्रव्य और प्राण, इनके बारे में दोस्तों उसको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो भले ही उन दो अवस्थाओं को पार करके आ चुका है, लेकिन द्रव्य और प्राण इन दोनों के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, और इनको कैसे उसको डेवलप करना है ये भी दोस्तों उसको आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये भौतिक विकास जरूरी है। इसके बाद अगला उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्राणिक विकास। ठीक है, यानी कि जैसे हमने बात करी कि पहले उसने भौतिक विकास किया द्रव्य का, उसके बाद आपका क्या है, प्राणिक विकास होना चाहिए। क्योंकि प्राण का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्राण का अर्थ का मतलब यह है कि वो शक्ति जिसके कारण से जगत में परिवर्तन होता है। तो उसकी प्राण शक्ति का भी दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसके बाद जब वो प्राणिक विकास होगा तभी जाके उसका क्या होगा, फिर आगे जाके नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है। तो प्राणिक विकास होना भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि मनुष्य के तीसरा क्रम जो हमने माना मानस विकास। जैसे हमने पहले माना भाई द्रव्य के बाद प्राण, इसके बाद क्या आना चाहिए, मानस। तो मानस में उसका क्या होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। ठीक है ना, तो मानसिक विकास ही इसका तीसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनुष्य का मन वो मानते थे कि चंचल है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी समस्त इंद्रियों को वैसे कंट्रोल करना है। तो इसको जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप वो योग की क्रिया के द्वारा करेंगे। इन्होंने योग को बहुत इंपॉर्टेंट माना था। तो जैसे मनुष्य है, योग की क्रिया के द्वारा जैसे मनुष्य की स्मृति बढ़ाई जा सकती है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तर्क या फिर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से मानसिक विकास करना है। इसके बाद अंतरात्मिक विकास यानी कि इनर डेवलपमेंट। तो अब इसके बाद अगला सोपान क्या होगा, अति मानस का, यानी कि अति मानस वाले पार्ट में पहुंचना है। तो ये मनुष्य का जो चौथा सोपान है, इस चौथा सोपान को प्राप्त करने के लिए आंतरिक विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये किसके द्वारा होंगे दोस्तों, ये अंतःकरण के द्वारा इसको प्राप्त किया जाना चाहिए, और इसके लिए भी इन्होंने योग विधि को आवश्यक माना है। एंड देन इसके बाद दोस्तों जो अंतिम जो सोपान है वो है दोस्तों आपका, जैसा हमने बोला, इसके बाद जो अंतिम सोपान है दोस्तों वो है आनंद, चित्त और सत। इनको वैसे देखा जाए तो कंबाइंडली एक साथ ही लिया जाता है, आनंद, चित्त और सत। तो इन अंतिम सोपान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक। अब आनंद का अर्थ क्या होता है? वो अवस्था होती है जहां पर मनुष्य को दुख और सुख इसका पता नहीं चलता है, यानी कि वो इनकी अनुभूति नहीं करता, सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। और चित्त का अर्थ क्या है? एक तरह से चेतना शक्ति का विकास, है ना। और इसके बाद सत, सत का मतलब यह है कि अस्तित्व को जानना, शुद्ध के अस्तित्व को जानना, यानी कि ईश्वर के बारे में जानना। तो बेसिकली आनंद, चित्त और सत्य, ये तीनों के तीनों आपका क्या है? जीवन के अंतिम उद्देश्य होने चाहिए, और यही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं प्योरली दोस्तों जो आदर्शवाद है वहां पर इसकी झलक दिखाई देती है। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए दोस्तों? भौतिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, अंतरात्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने क्रमबद्ध जो विकास के स्तर हैं उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य बनाए हैं, और कैसे उनको प्राप्त किया जाएगा इसके बारे में इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या भी दी है। क्योंकि देखिए शिक्षा के 5 उद्देश्य हैं, तो 5 उद्देश्य के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी पाठ्यचर्या भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या का दोस्तों हमने यहाँ पर क्रमबद्ध रूप लिखा है। सबसे पहले दोस्तों इसमें जैसे भौतिक विषय, क्योंकि हमारा जो प्रथम सोपान है, प्रथम सोपान में हमें प्राण और द्रव्य के बारे में पता होना चाहिए, या उसका विकास हमें करना है, तो इसके लिए भौतिक विषय की जरूरत है। तो भौतिक विषय दोस्तों कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके अर्थशास्त्र है, उसका ज्ञान होना चाहिए, गणित, विज्ञान, साइकोलॉजी, स्वास्थ्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वाणिज्य के बारे में पता होना चाहिए, कला के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको भौतिक क्रियाएं भी होते रहनी चाहिए, जैसे इसमें आपके खेल कूद आता है, व्यायाम आता है, ठीक, शिल्प कार्य आते हैं, तो ये होनी चाहिए पाठ्यचर्या में, सब होनी चाहिए। इसके बाद फिर आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक विषय होने चाहिए, जैसे आप वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता का पाठ पढ़ें, इसके अलावा नीति शास्त्र, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, दर्शन का अध्ययन करें आप, ठीक है। इसके बाद आध्यात्मिक क्रियाएं करें। आध्यात्मिक क्रियाओं में कौन कौन आते हैं? जैसे भजन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, योग करना, तो ये सब इसके अंतर्गत शिक्षा की पाठ्यक्रम में आना चाहिए ना। परंतु ये सारी चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती, तो अलग अलग स्तरों पे दोस्तों अलग अलग क्रियाएं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यही है कि इन सब विषयों का अध्ययन एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण एक दिन में तो नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है कि इन्होंने श्री अरविंद आश्रम में इसके 3 रूप दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं। तो 3 क्या क्या रूप है दोस्तों? एक है प्राथमिक स्तर, एक है माध्यमिक स्तर और एक है उच्च स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर इन्होंने बताया कि जैसे मातृभाषा जरूरी है, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान, फ्रेंच का ज्ञान पे इन्होंने एम्फेसाइज किया था, गणित, ये सब चीजें। माध्यमिक स्तर पे तो उन्होंने माना कि मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, इसके अलावा गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके अलावा जो भजन, कीर्तन, ध्यान, योग यहाँ पर आ जाना चाहिए। उच्च स्तर पे इन्होंने फिर वही अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य, गणित, इस पर तो ध्यान देना ही देना है। इसके अलावा फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, विश्व एकीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, भजन, कीर्तन, ध्यान, योग में होना चाहिए। ये सब चीजें एक अलग अलग स्तर पे दोस्तों इन्होंने बताई। तो ये इनकी शिक्षा की पाठ्यचर्या है जिसके बारे में आपको समझना है। तो हम ज्यादा नहीं, अंदर नहीं घुसेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों अब जो शिक्षा की पाठ्यचर्या है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए। कैसे आप शिक्षण विधियों का उपयोग करेंगे, कौन सी शिक्षण विधियां आप अपनाएंगे, यानी कि टीचिंग मेथड। तो देखिए शिक्षण विधियां जैसे विकास का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पर शिक्षण विधियां भी हैं। देखिए इन्होंने शिक्षण विधियों में वैसे देखा जाए तो इनके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप का रहा है, डिस्क्रिपेंसीज टाइप की रही है। कभी ये व्याख्यान विधियों को भी मतलब देते थे मौका, लेकिन कभी कभार ये बच्चों की रुचियों के सिद्धांतों के अनुसार भी ये पढ़ाने पर बल देते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप ओवरऑल जो इनका जो यहाँ पर इनका नजरिया था वो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि व्याख्यान एवं अन्य मौखिक विधियों के प्रयोग की तो इन्होंने स्वीकृति देते थे, लेकिन इस शर्त के साथ में किसी भी स्थिति में बच्चों को रटाया नहीं जाएगा, अपितु उनके स्वयं के प्रयत्नों से आत्मसात कराया जाएगा। तो यानी कि लेक्चर मेथड को दोस्तों समझते थे और जितनी मौखिक जो विधियां हैं उनका प्रयोग तो करते थे, लेकिन इस कंडीशन में कि बच्चों को आपने रटाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं के प्रयत्नों से उस चीज को आत्मसात करवाना है, ठीक है ना। तो वो चीज उनको करवानी है। तो इस तरह की इनकी शिक्षण विधियां थी। इसके अलावा दोस्तों अन्य चीजें भी हैं, जैसे प्राथमिक स्तर पर उन्होंने कहा कि भाई कहानी विधियों का प्रयोग करो, कहानी के माध्यम से ही चीजों को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। इसके बाद ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली के दोस्तों समर्थक थे। कई सारे जो दार्शनिक हैं वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली का विरोध करते हैं, लेकिन ये मानते थे कि जो पाठ्य पुस्तक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक
एक तरह से शिक्षक की हम कहते हैं ना फ्रेंड होती है, ठीक। तो पाठ्य पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, उसका दोस्तों इन्होंने हमेशा से समर्थन किया है, ठीक है ना। आप बच्चों को पहले ज्ञान की खोज के लिए तैयार करो और फिर उनके बाद उसको पुस्तक पढ़ने के लिए कहिए। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली गए पुस्तक पढ़ने के लिए बोला आपने, आप थोड़ा सा उनको मतलब उनको ज्ञान की खोज के लिए मतलब एक तरह से उनको क्यूरियस बनाइए, उसके बाद उनमें रुचि जगाइए, देन उसके बाद उनसे बोलिए कि आप पुस्तक पढ़िए। इसके बाद स्वाध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड, इसको भी दोस्तों हमेशा से ये तवज्जो देते थे और इसके अलावा बच्चों की जो रुचियां हैं उनको भी ध्यान दे रहे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर उन्होंने ये बोला है कि भाई मौखिक व्याख्यान विधि भी दीजिए, साथ ही साथ उनके बच्चों की रुचियां हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो ये इनकी दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षण विधियां हैं वो है। इसके अलावा शिक्षण हमेशा मातृभाषा में करिए, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ये दोस्तों पहले कई सारे दार्शनिकों का कॉमन यहाँ पर दिखाई देता है दर्शन, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हैं रटने के स्थान पर समझने पर ज्यादा बल देना है, बच्चों को क्रिया करके अधिक से अधिक अवसर देने, उन्हें स्वयं के अनुभव के सीखने पर बल यानी कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित। इसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। तो ये दोस्तों इनका शिक्षण विधियां। इसके बाद अनुशासन की दोस्तों हम बात करते हैं। अनुशासन इनकी नजरिया में क्या है, देखिए श्री अरविंद प्रभावात्मक अनुशासन में बिलीव करते थे। अरविंदो बिलीव इन इफेक्टिव डिसिप्लिन। अब प्रभावात्मक अनुशासन का क्या अर्थ है, देखिए शिक्षक है वो कभी भी बच्चों से गलत बिहेव ना करे, दंड का प्रावधान ना हो, हमेशा बच्चों के संग प्रेम और सहानुभूति व्यवहार करे, ठीक है ना, और कभी भी कठोर व्यवहार ना करे। इसी से ही अनुशासन की प्राप्ति हो सकती है। प्रभावात्मक का अर्थ यह है कि बच्चों के सामने आपने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना है और जिसका बच्चे अनुकरण करेंगे और फिर उसके बाद वे अपने आप ही आदर्श आचरण की ओर को अग्रसर होंगे, जिससे कि उनके अंदर एक सेल्फ अनुशासन निकल के आएगा यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन निकल कर आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावात्मक अनुशासन, यानी कि शिक्षक का उन पर प्रभाव पड़ा तो बिल्कुल आदर्शवादी हैं। प्योरली आदर्शवाद का यही दोस्तों हमेशा से फंडा रहा है कि बच्चों के सामने आपने एक आदर्श व्यक्ति की तरह बिहेव करना है, जिससे बच्चे आपको देखकर प्रभावित हों और उसका अपने जीवन में भी अनुकरण करें, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावात्मक अनुशासन आपने समझना है, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं शिक्षक की। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा जो शिक्षक है उसका स्थान एक पथ प्रदर्शक और सहायक के रूप में स्वीकार किया गया। हमेशा शिक्षक बच्चों को ना ज्ञान देने वाला, ना उनके अंदर ज्ञान को विकसित करने वाला होना चाहिए, अपितु बच्चों की इस बात में सहायता करे कि वे स्वयं ज्ञान को कैसे प्राप्त करें और स्वयं अपने अंदर के ज्ञान को कैसे विकसित करें। तो शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला ना हो या फिर ज्ञान को डेवलप करने वाला ना हो, वो बच्चों को हेल्प करे कि वो स्वयं ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षार्थी की। भाई शिक्षार्थी कैसा, देखिए श्री अरविंद शिक्षार्थी को हमेशा शिक्षा का केंद्र मानते थे। उनके अनुसार प्रत्येक बालक कुछ सामान्य शक्तियां और कुछ विशिष्ट योग्यताएं प्रतिभा लेकर जन्म लेता है और बच्चों की इन शक्तियों योग्यताओं में भिन्नता होती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का इन्होंने हमेशा से ख्याल रखा है और इनके अनुसार ही बच्चों की शिक्षा का विधान करना चाहिए। उनकी शक्तियों के आधार पर ही उनके लिए शिक्षा का प्रयोजन करना चाहिए। बेसिकली एक आदर्शवादी की जो सोच होती है, ठीक है। तो शिक्षा का केंद्र छात्र को ही माना है इन्होंने और बच्चे को माना है कि ये हमेशा कुछ इनर पावर, स्पेशल एबिलिटी और टैलेंट को लेकर पैदा होते हैं। इसके बाद बात करेंगे विद्यालय की। तो विद्यालय इन्होंने ऐसा माना है कि प्रत्येक विद्यालय बच्चों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास में सहायक होना चाहिए। भौतिक विकास भी करे और आध्यात्मिक विकास भी करे, ठीक है ना। विद्यालय भौतिक प्रगति और योग साधना के केंद्र होने चाहिए। इस तरह से विद्यालय इनके होने चाहिए। भौतिक विकास के लिए विद्यालयों में आप सभी जैसे कि भाषाएं हैं इनको पढ़ाइए, साहित्य पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, विज्ञान के सिद्धांत पढ़ाइए, इन सभी की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ना। और आध्यात्मिक विकास करना है तो बच्चों को फिर आप मूल्य दें, आदर्शवादी बनाएं, ठीक है ना। उनसे भजन कीर्तन करवाएं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक। तो आपने क्या करना है, उनको श्रम करवाना है और उनको मूल्य शिक्षा देनी है, ठीक है। इसके अलावा दर्शन की शिक्षा देनी है जिससे कि क्या हो, उनका आध्यात्मिक दोनों तरह का विकास हो, ठीक। तो इस तरह से विद्यालय होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट इनके लेखन कार्य लिखे हैं दोस्तों, जिससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे लेखन कार्य में इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं दोस्तों, द लाइफ डिवाइन जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द सीक्रेट ऑफ द वेट,
वेदा, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट, इसके बाद द रियासंस ऑफ इन इंडिया, द रिनाइसेंस इन इंडिया, अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, एसेज ऑन गीता, श्री अरविंदो एंड द मदर ऑन फिजिकल एजुकेशन। तो ये दोस्तों इनके कुछ लेखन कार्य हैं जिनको आप अच्छे से दोस्तों याद करेंगे। तो ये तो दोस्तों आपके अरविंदो घोष और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं। आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।